तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिनांक 26 11वां महीना सन 2008 को हमारे कोतवाली में एक मामला आया। ये मामला था गुमशुदगी यानी मिसिंग का। जायसवाल जी का 16 साल का बेटा रॉकी उर्फ राम किशोर अपने घर से ही गायब हो गया था। और जब हमने छानबीन शुरू की तो शुरू में मुझे लगा कि रॉकी गुस्से से कहीं चला गया है, क्योंकि जब जायसवाल जी ने पूछताछ में बताया कि घटना की पिछली रात ही उनके बीच नई कार को लेकर बहस हुई थी। ऊपर से रॉकी के मोबाइल पर रिंग तो जा रहे थे पर रॉकी कॉल ही नहीं उठा रहा था। और जब हमने मोबाइल को ट्रेस किया तो हम मोबाइल का लोकेशन देखकर चौंक गए। दरअसल जो लोकेशन हमें शो कर रहा था वो रॉकी के कमरे का ही था। और जब हमने उस कमरे की तलाशी ली तो वो मोबाइल कहीं नहीं मिला। पर हमारी खोजबीन जारी रही, पर करीबन 6 महीने बीतने के बाद भी हम रॉकी का पता नहीं लगा पाए। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि रॉकी का मोबाइल बीते 6 महीनों से ऑन ही था, जिसका लोकेशन अभी भी उसके कमरे का ही शो कर रहा था। यही बात हम सबको झंझोरे हुए थी। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक मोबाइल कैसे ऑन है। जहां 6 महीने के लंबे छानबीन के बाद हमने मान लिया था कि अब रॉकी नहीं मिलने वाला, तो वहीं दूसरी तरफ जायसवाल जी की सारी आस उस मोबाइल पर टिकी हुई थी जो अभी भी ऑन था। उन्हें उम्मीद थी कि कभी न कभी रॉकी फ़ोन ज़रूर उठाएगा, इसलिए वो दिन में कई बार रॉकी को कॉल करते, पर हर बार उनके हाथ मायूसी लगती। दोस्तों, बीतते वक्त के साथ ये मामला ठंडा पड़ता चला गया और केस बंद हो गया। और मैं भी दूसरे कई केस के चलते इतना बिजी हो गया कि मुझे जायसवाल जी का ख्याल ही नहीं आया। पर इस घटना के करीबन 3 साल बाद ये केस एक दफ़ा फिर चर्चा का केंद्र बिंदु बना, जब फिर एक दफ़ा वैसा ही केस आया जिसमें 32 वर्षीय गुमशुदा व्यक्ति जिसका नाम व्योमदत्त था, उसके फ़ोन का लोकेशन उसके रूम का ही शो कर रहा था। और जब हम उस लोकेशन पर पहुंचे तो हमने पाया कि ये तो वही कोठी थी जिसमें से रॉकी गायब हुआ था। पूछताछ से पता चला कि कुछ महीने पहले ये नया परिवार इस कोठी में रहने आया था। एक के बाद 2 लोगों के रहस्य तरीके से गायब होने से जहां हमारा पूरा महकमा सत्ते में आ गया था, तो वहीं दूसरी तरफ कोठी नंबर 572 पर भूतिया होने की बातें फैलने लगी। कुछ तो रहस्य था इस कोठी का जिसका अभी पता लगाना बेहद ज़रूरी था। लिहाजा इस बार हमने उस कोठी नंबर 572 की छानबीन शुरू की। कोठी नंबर 572 की छानबीन में जो खुलासा हुआ वो और भी ज़्यादा अजीब और पेचीदा था, क्योंकि अब तक 12 परिवार इस कोठी में रहने आए, जिसमें से 3 परिवार हमेशा के लिए गायब हो गए। और तो और इन 12 परिवारों ने ये कोठी खरीदी नहीं थी, बल्कि 5 रुपए की लॉटरी में जीती थी। छानबीन में ये भी पता चला कि जिन परिवार के सदस्य गायब हुए वो कुछ महीनों के बाद ये कोठी छोड़कर ही चले गए। और कोठी नंबर 572 की छानबीन से अब कई नए सवाल निकल कर आए, जिसमें से सबसे अहम सवाल था लॉटरी, क्योंकि अब तक की जांच से ये साफ हो गया था कि कोई तो है जो लोगों को जानबूझकर 5 रुपए की लॉटरी के बदले करोड़ों की कोठी दे रहा है। लिहाजा उस लॉटरी वाले तक पहुंचने के लिए व्योमदत्त जी की वाइफ से 5 रुपए की लॉटरी का जिक्र किया तो वो एकदम से रो पड़ी और रोते हुए बोली, उन्हें वो लॉटरी नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने भी मना किया था उनसे, पर वो बोले 5 रुपए में हम गरीब नहीं हो जाएंगे। पर मेरी फिक्र 5 रुपए को लेकर नहीं, बल्कि उस बच्चे को लेकर थी जो लॉटरी बेच रहा था। दरअसल उसके पूरे चेहरे पर अजीब से छोटे छोटे गड्ढे थे और उसकी एक आंख भी टेढ़ी थी। अब ये सुनकर कि 5 रुपए की लॉटरी कोई छोटा बच्चा बेच रहा है, मैं भी चौंक गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो बच्चा कहाँ मिला था, तो इस पर व्योमदत्त की पत्नी ने बताया कि उन्हें वो बच्चा उस वक्त मिला था जब उनकी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। तभी कहीं से वो बच्चा उनकी खिड़की पर आके हमसे लॉटरी खरीदने की जिद करने लगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सा स्टेशन था, पर इतना मालूम था कि पिछले स्टेशन का नाम भिडारा था। ये जानकारी लेने के बाद हमने रुक किया उस स्टेशन का जहां उस रात उस बच्चे से वो 5 रुपए की लॉटरी खरीदी थी, जो कि कंडोर स्टेशन था। ये छोटा सा स्टेशन होने के कारण यहाँ कुछ खास चहलकदमी नहीं थी।
इक्का दुक्का लोग ही नजर आए जो स्थानीय निवासी थे, और जब उन लोगों से उस लॉटरी वाले बच्चे के बारे में पूछा तो कोई जवाब ही नहीं मिला। यहाँ तक कि जब हमने कंडोर के स्टेशन मास्टर से इस बारे में पूछा तो उनका भी यही कहना था कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को लॉटरी बेचते हुए नहीं देखा। हर तरफ से नाना सुनने के बाद हमें लगने लगा कि एक दफ़ा फिर हम डेड एंड पर आ पहुंचे हैं कि तभी मेरी नज़र स्टेशन पर एक आदमी पर पड़ी जो मोबाइल पर बात कर रहा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। और फिर जब मैं उस आदमी के करीब गया तो वो और कोई नहीं बल्कि जायसवाल जी ही थे, जिनका बेटा आज से 3 साल पहले गायब हुआ था। जायसवाल जी को वहां देखकर जब मैंने उनसे पूछताछ की, आप यहाँ पर कैसे, तो उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। जायसवाल जी का यहाँ होना कोई इत्तेफाक तो हरगिज नहीं था, कुछ तो था जिसके चलते जायसवाल जी यहाँ पर थे। इसलिए मैंने उन्हें जबरन रोक लिया और पूछताछ शुरू की। शुरू में तो उन्होंने हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश की, पर जब हमने थोड़ी सख्ती बरती तो जायसवाल जी असल मुद्दे पर आए और बोले, आप लोग तो मेरे बेटे को नहीं खोज पाए, पर मैंने उसे खोज लिया है। पर जहाँ वो फंसा हुआ है वहाँ से मैं उसे सही सलामत निकाल भी पाऊंगा कि नहीं, बस इसी बात की चिंता मुझे खाई जा रही है। अभी जायसवाल जी ने इतना ही कहा था कि मैं उन्हें बीच में टोकते बोला, कहाँ फंसा है आपका बेटा, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा उसे वहाँ से सही सलामत निकालने की। मेरे ये कहते ही जायसवाल जी बोले, मेरा बेटा पिछले 3 सालों से उसी कोठी 572 में कैद है। जायसवाल जी के ये कहने पर कि उनका बेटा उसी कोठी में कैद है, मैं ठीक से समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसलिए जब मैंने उसे साफ साफ बताने को बोला तब उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की छानबीन बंद होने के बाद भी मैं हर रोज़ अपने बेटे के नंबर पर कॉल करता रहा, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तो वो कॉल उठा ही लेगा। और फिर करीबन 2 साल बाद जाके सच में मेरे बेटे रॉकी ने कॉल उठा ही लिया। और जब मैंने पूछा कि वो कहाँ पर है तो उसने बताया कि वैसे तो मैं आज भी अपने कमरे में हूँ, पर एक दूसरे आयाम में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ गहरी खामोशी है और जो इंसान है वो सिर्फ खुराक है यहाँ के जीवों का, जो कुछ कुछ इंसान की तरह ही दिखते हैं, पर विकृत शरीर इतना डरावना है कि उन पर नज़र पड़ते ही चीख निकल जाती है। मुझे पता ही नहीं कि मैं अब तक कैसे जिंदा बचा हुआ हूँ, पर अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मेरे कमरे में आइए, और जो कमरे में तिकोना आईना है उसमें बिना पलके झपकाए कुछ देर तक झांकिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। दोस्तों, इतना बोलकर रॉकी के पापा जायसवाल जी रोने लगे। उन्हें रोता हुआ देखकर मैंने उन्हें किसी तरह से संभाला और आगे सवाल करते पूछा, फिर आगे क्या हुआ, आपने उस तिकोने आईने में झांक कर देखा? जिस पर जायसवाल जी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ देखा, पर मेरी बीबी ने, पर इससे पहले वो मुझे बताती कि उसने क्या देखा है कि उसने उसी वक्त दम तोड़ दिया, और मरने से पहले वो सिर्फ इतना बोली, मत देखना। इसलिए मैंने हिम्मत नहीं की उस तिकोने आईने में झांकने की, पर अब तक मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये सारा खेल 5 रुपए की लॉटरी का है। इसलिए मैं उस बच्चे को खोजता हुआ यहाँ पर आ गया जिससे मैंने वो लॉटरी ली थी, पर कई महीने बीत गए, मुझे यहाँ पर वो बच्चा नहीं दिखा। जायसवाल जी की बात से मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि हमने यहाँ आके कोई चूक नहीं की है, क्योंकि केस की मेन कड़ी वो लॉटरी वाला बच्चा ही था। ऐसे में अब हमें किसी तरह से उस बच्चे तक पहुँचना था। लिहाजा हमने उस बच्चे के हुलिये के आधार पर उस बच्चे का स्केच तैयार करवाया जो काफ़ी हद तक उस बच्चे से मेल खाता था। उस स्केच के सहारे हमारी टीम ने अपनी छानबीन का दायरा बढ़ाते हुए छानबीन शुरू की। जैसा कि मुझे लगा था कि वो बच्चा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिर एक मर्तबा कई महीने गुजर गए और हमारी टीम खाक छानती रह गई, जिसके चलते इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और साथ ही उस कोठी को भी प्रशासन द्वारा हमेशा के लिए सील कर दिया गया, ताकि आगे से फिर कोई उस कोठी का शिकार ना हो। पर वहीं दूसरी ओर केस बंद होने के बावजूद मैं इस केस की तहकीकात में जुटा रहा। फिर इसी दौरान एक रात जायसवाल जी को गिरफ्तार करके कोतवाली लाया गया। दरअसल उन पर जबरन उस कोठी में घुसने का आरोप था, जिसे प्रशासन द्वारा सील किया गया था। फिर जब मैंने जायसवाल जी से कोठी में घुसने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो इस तिकोने आईने को लेने के लिए कोठी में घुसे थे। फिर जब मैंने उनसे इस विषय में कुछ और सवाल किए तो उन्होंने बताया कि उन्हें 2 दिन पहले
वो बच्चा मिला था जिससे उन्होंने वो 5 रुपए वाली लॉटरी खरीदी थी। और उसी ने बताया कि अगर उन्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो जायसवाल जी को उस तिकोने आईने को लाल पानी के तालाब में डुबोना होगा, जो कि मैनगूर के जंगल में है। फिर जायसवाल जी की पूरी बात सुनकर मैंने उनकी मदद करने का इरादा कर लिया और मैं उनके साथ पहुंचा कोठी पर, जहां से वो तिकोना आईना लेना था। आईने के सामने आने से पहले ही जायसवाल जी ने मुझे समझा दिया कि भूल से भी उस आईने में एक टक नहीं देखना है। इसलिए मैंने कपड़ा ले लिया और उसी कपड़े में उस तिकोने आईने को लपेटकर निकल पड़े मैंगूर के उस लाल तालाब की ओर जहां ये आईना डुबोना था। हाईवे के किनारे गाड़ी लगाने के बाद बाकी का रास्ता हमें पैदल ही तय करना था, क्योंकि उस घने जंगल में गाड़ी नहीं जा सकती थी। जैसे तैसे करके उस लाल तालाब तक पहुंच गया। तालाब के मिलते ही जायसवाल जी ने फौरन ही वो तिकोना आईना उस तालाब में फेंक दिया। जैसे ही आईना तालाब में डूबा वैसे ही तालाब का लाल पानी सूखने लगा और देखते ही देखते पूरा तालाब सूख गया। तालाब सूखने के बाद अचानक ही तालाब की मिट्टी में हलचल होने लगी। फिर कुछ ही देर में जायसवाल जी का बेटा रॉकी मिट्टी के अंदर से बाहर निकला। अभी वो बाहर ही आ रहा था कि तभी वो चीखने चिल्लाने लगा। रॉकी को चीखते चिल्लाते देख जायसवाल जी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। उनके उस तालाब में कूदते ही वो और उनका बेटा एकदम से उस तालाब की मिट्टी में समा गए और मैं इस नज़ारे को किसी मूर्ति की तरह देखता रह गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त तो मैं वहां से लौट आया और कुछ लोगों को लेकर वहां पर पहुंचा, पर इस बार वहां उस तालाब की जगह एक बड़ी सी काली चट्टान थी। तो ऐसे में हमें चुपचाप लौटना पड़ा और ये हादसा अपने पीछे कई गहरे और अनसुलझे सवाल छोड़ गया, जो आज भी मुझे बेचैन किए हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें